हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं और इसी चैप्टर के अंदर आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर इसको समझना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसका डायग्राम काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे इसके डायग्राम को सही समझे और इसको टेक्स्ट बुक से और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू एक ही बारी में 100% ग्रेस्प कर ले। तो अब शुरू करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऊपर है एरोटा के साथ में है इंफीरियर वेना कावा। हम लोगों ने जब हार्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने बात किया था एरोटा जो सबसे बड़ा आर्टरी है वो किडनी तक ब्लड पहुँचाएगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाएगा। तो ये काम एरोटा का और इंफीरियर वेना कावा का है। फिर एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन रिलीज करती है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम में आता है। जैसे कोई कुत्ता हमारे पीछे दौड़ रहा है तो अचानक से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारे सारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, हम लोग तेज़ भागने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये डिसाइड करना होता है कि हमें लड़ना है या भाग जाना है। तो उस टाइम पे बॉडी को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज़ करता है और वो ऐसे रिस्पॉन्सेस कैरी आउट करता है। उसके बाद है लेफ़्ट और राइट किडनी के अंदर भी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन होता है, उसके अंदर हम लोग इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे। पर किडनी के अंदर रीनल आर्टरी और रीनल वेन अंदर जाती है, रीनल आर्टरी अंदर जाती है, रीनल वेन बाहर आती है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। आप वेन का क्या फंक्शन होता है, तो वेन का फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाना। तो वेन हमेशा किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ले जाती है। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी तक पहुंचाती है क्योंकि एरोटा बहुत बड़ी है। फिर वो धीरे धीरे डिवाइड कर जाती है और फिर रीनल आर्टरी बन जाती है। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, तो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। तो एरोटा से जो भी ब्लड आता है, रीनल आर्टरी से जो भी ब्लड आता है, उसको ये नेफ्रॉन्स प्योरीफाई कर लेते हैं। अब ये प्योरीफिकेशन का काफ़ी लंबा प्रोसीजर है पर ये एक नीडेड प्रोसीजर है। अब ये जो ब्लड है, ये जो नेफ्रॉन्स है वो एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन जितने नेफ्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, अप्रॉक्सीमेट है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि 1 मिलियन जितने प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर, तो उतने नेफ्रॉन मिल के ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और फिर जो भी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल या लिक्विड बाहर आता है, वाटरी लिक्विड बाहर आता है जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, वो फिर किडनी से ये जो डक्ट है, ये डक्ट को हम लोग यूरेटर कहते हैं, ये यूरेटर डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब सफिशिएंट अमाउंट हो जाता है तब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ स्पिंटर प्रेजेंट है और कुछ यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसे स्पिंटर प्रेजेंट है और कुछ ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट करने वाले सेल्स प्रेजेंट है जो ब्रेन को बताते हैं कि अब हमें ये यूरिनरी ब्लैडर है वो फिलअप हो चुका है, अब यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना है। तो इन शॉर्ट जो वॉशरूम जाने का या यूरिनेट करने का जो सीक्वेंस होता है, जो हमें सेंस फील आता है अर्ज टू गो टू, जो भी हमें टॉयलेट जाने का या जो भी हमें ऐसे सेंस आता है, जो फीलिंग आता है, वो यूरिनरी ब्लैडर फिलअप कर जाने से आ जाता है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे एक स्पिंटर काम करता है, उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर यहाँ पे एक स्पिंटर होता है। यूरिनरी ब्लैडर मेल का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा छोटा होता है। अब ये जो राइट साइड आप डायग्राम देख रहे हो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक डायग्राम है, कार्टूनिश है पर रियलिस्टिक डायग्राम है कि किडनी और उसके आजू बाजू ऑर्गन्स कैसे अरेंज होते हैं। तो ऐसे होता है वो। अब ये डायग्राम को देख के समझ जाओ कि किडनी यहाँ पे है,
इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे है, एरोटा यहाँ पे है, पेल्विस, यूरेटर, यूट्रस, ब्लेडर, यूरेथ्रा। तो सारी चीज़ें आपको एक ये जो रियल बॉडी पार्ट में ऐसे पास पास में सब कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, वो आपको राइट साइड वाले डायग्राम में दिखाने का कोशिश किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लड को प्योरीफाई करने वाला है। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये कॉर्टेक्स और आउटर मेडुला की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ अभी के लिए इतना ही। तो अब ये नेफ्रॉन है। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि रीनल आर्टरी यहाँ से एंटर करती है। तो ये जो आर्टरी है ये फिर डिवाइड हो जाती है अराउंड 100 to 200 छोटे छोटे लूप्स के अंदर, छोटे छोटे आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर आर्टरी। और फिर वो कहाँ पे डिवाइड होती है, तो वो एक सी शेप हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस, वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो वहाँ पे ये जो आर्टरी डिवाइड हो जाती है और जो प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है, तो उससे कई बार क्या होता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ जो मटेरियल होता है वो यहाँ से यहाँ अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग मेम्ब्रेन यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो हम लोग मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्लैकिश कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी अलग अलग मेम्ब्रेन, छोटे छोटे परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन से जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ है या बड़े पार्टिकल्स है या छोटे पार्टिकल्स है, वो नेचुरली मूव कर जाते हैं प्रेशर की वजह से। यहाँ से मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से हम मूव कर जाते हैं अंदर के साइड यहाँ पे। अब बहुत सारे पार्टिकल और ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाते हैं, और ये पार्टिकल से क्या होता है, फिर ये पार्टिकल से ब्लड का प्योरिफिकेशन स्टार्ट होता है। ये मोस्टली ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स तो नहीं होते, ये कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इसमें हो गया ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज होता है, फिर हो गया यूरिया तो यूरिया होता है, फिर हो गया प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, कई बार फैट होता है। तो ऐसे 4-5 टाइप के अलग अलग कंपाउंड होते हैं जो यहाँ पे फिल्टर ऑफ कर लिए जाते हैं ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर। अब जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो चीज़ है कि यहाँ पे अराउंड 180 लीटर जितना एब्जॉर्प्शन किया जाता है। मतलब ये जो ग्लोमेरुलस का रीजन है, यहाँ पे अराउंड 180 लीटर ऑफ कंपाउंड्स अंदर आते हैं, 180 लीटर ऑफ लिक्विड अंदर आता है। यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे 180 लीटर ऑफ लिक्विड अंदर आता है। पर हम लोग यूरिनेट अराउंड 2 to 3 लीटर ही करते हैं, मतलब 2 to 3 लीटर हम लोग यूरिनेट करते हैं। तो हमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब करनी है। तो बाकी के जो सारे अलग अलग रीजन्स है, उनका अब मेन काम होने वाला है कि उनको एब्जॉर्ब किया जाए। तो ये जो 180 लीटर से हमें अराउंड हम लोग मैक्सिमम 4 लीटर भी मान लेते हैं, तो 176 लीटर हमें रीएब्जॉर्ब करना होता है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर है वो कैसे होने वाला है और क्या होगा, क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो अब हम लोगों ने जो ब्लड आरबीसी और सेल्स तो फिल्टर ऑफ नहीं होते, कंपाउंड से फिल्टर ऑफ होते हैं। तो ये जो हम लोगों ने कंपाउंड्स यहाँ पे फिल्टर ऑफ कर लिए हैं, वो फिर मूव करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ। अब ये जो ग्लोमेरुलस है उससे नज़दीक है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक होना। तो अब ये ग्लोमेरुलस से नज़दीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नज़दीक, तो ग्लोमेरुलस से नज़दीक है इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसा ही उसका भाई है जो ग्लोमेरुलस से दूर है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो क्या करता है, वो शुगर्स और अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, शुगर्स, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन को।
तो ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, कहाँ पे डालता है, तो ये जो नेफ्रॉन्स है वो अकेले नहीं है, इनके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ये रियल डायग्राम है, ये अंडरस्टैंडिंग का डायग्राम है, पर इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं दिखाए हुए। अब ये डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कितना कॉम्पैक्ट है और उसके आजू बाजू में कितनी सारी ब्लड वेसल घूम रही है, तो वो क्या करता है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वेसल को भेजता रहता है सब। तो ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हमारे पास है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से यहाँ तक, फिर है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों का हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर और आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे यूरिन को जो कॉन्सेंट्रेशन करने का काम होता है, मेन काम वो लूप ऑफ हेनले करता है। तो लूप ऑफ हेनले का मेन काम है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना और आयंस को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि जब वाटर से हम लोग जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब सॉल्ट्स को निकाल देते हैं, सॉल्ट्स को कम कर लेते हैं, तो एक कम अमाउंट में यूरिन बच जाता है जो और उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लूप ऑफ हेनले यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का काम करता है। उसके बाद जो भी लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या DCT। अब DCT के अंदर क्या होने वाला है, तो DCT के अंदर आप देखो कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेनिन एक टाइप का एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, इतने सारे अलग अलग जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और फाइनली पोटेशियम और हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है नेफ्रॉन का, उसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन करते रहना। क्योंकि जो सिस्टम है वो 180 लीटर है और हमें सिर्फ 2 to 3 लीटर ही बाहर निकालना है, तो हमें 175 लीटर रीएब्जॉर्प्शन करना है। तो पूरे नेफ्रॉन का यही काम है कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो। तो पूरे नेफ्रॉन में हर जो छोटा छोटा पोर्शन है, हर छोटे पोर्शन का एक काम है कि ये दो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ये दो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, इतनी चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो फिर आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट को जुड़ जाता है। ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, तो कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ा सा डक्ट है जो बहुत सारे नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड है। अब देखो ये एक अलग नेफ्रॉन के साइड जा रहा है, ये एक अलग नेफ्रॉन के साइड जा रहा है, ये एक अलग नेफ्रॉन के साइड जा रहा है। फिर कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके जुड़ जाते हैं, फिर और एक डक्ट बनाते हैं और फिर वो डक्ट यूरेटर के फॉर्म में किडनी से बाहर आता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। तो ऐसे नेफ्रॉन के अंदर प्योरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है वो नेचुरल डायग्राम है कि नेफ्रॉन ऐसा ही होता है, क्योंकि ये डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें मेंशन है, हम लोग ये डायग्राम के अंदर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है आर्टीरियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी, मतलब रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है। फिर ये जो सी शेप पोर्शन है वो है बोमेंस कैप्सूल। आर्टीरियोल या आर्टरी ने बहुत सारी बार डिवाइड करके बना लिया ग्लोमेरुलस। तो फिर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिस्टम है, वहाँ से सारी चीज़ें फिल्टर ऑफ कर ली जाती है और फिर वो चली जाती है ग्लोमेरुलस के अंदर, मतलब यहाँ पे फिर वो यहाँ से घूमते हुए घूमते काफ़ी आगे चली जाती है और उसके साथ साथ हमारे पास होता है बाजू में ही ब्लड वेसल अलग अलग। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना, मतलब इतने सारे कर्व्स लिए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो वो बहुत सही तरीके से हो। हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बात किया था कि 3 टाइप के कर्व्स होते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद विलाई होते हैं, विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का रेडियस कम होता है। तो ऐसे ही जो नेफ्रॉन है उसका भी मेन काम एब्जॉर्प्शन का है, पर ये एब्जॉर्प्शन किसका करता है, तो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ से करता है, तो ये ब्लड से नेसेसरी
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन का काम है, जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन है वहाँ पे सरफेस एरिया कम ज़्यादा हो, इसलिए कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पास पास होती है। तो यहाँ से ये जो ब्लड है वो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये था लूप ऑफ एनले। तो लूप ऑफ एनले के अंदर ब्लड आया। देखो लूप ऑफ एनले के पास कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितनी सारी कैपिलरी नेटवर्क है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लूप ऑफ एनले विद कैपिलरी नेटवर्क। फिर वो घूम के पूरा लूप लेके फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो सारी चीज़ें चली जाती कलेक्टिंग डक्ट के पास। अब कलेक्टिंग डक्ट में देखो यहाँ पे फ्रॉम अनदर नेफ्रॉन, तो ऐसे एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स अटैच्ड होते हैं, पर ऐसे नेफ्रॉन काम करता है। और ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आप एक बार इसको टेक्स्ट बुक से रीड कर लोगे, आई डेफिनेटली गारंटी कि आपको एक ही बार में ये चीज़ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, और आप कोई भी डाउट है उसको पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, आपको ये काम करना है कि आपको ये वाला डायग्राम, ये वाला लेफ़्ट साइड वाला पूरा डायग्राम 2 बार ड्रॉ कर लेना है, और ये वाला डायग्राम ये वाला डायग्राम, पर इसमें आपको ब्लड वेसल खुद से अटैच करनी पड़ेंगी सारी। तो ये वाला डायग्राम विथ ब्लड वेसल और ये वाला डायग्राम 2 बार दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं होमवर्क के लिए, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। और आप जितना जल्दी हो जाओ रेडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ड्रॉ करोगे तो मेरे तो मार्क्स आने नहीं वाले हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये दोनों डायग्राम आप 2 बार ड्रॉ कर लेना। और नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू। अब हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को रखते हैं, और थैंक यू।